अपन लोग बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में 3rd यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत आप लोग मैटर, जिस भी सैंपल की आपको स्टडी करनी है, उसकी संरचना पता करनी है, उसका क्रियात्मक समूह की पहचान करनी है, तो इसके लिए आप प्रैक्टिकल्स तो करते ही करते हैं। आजकल एक जो न्यू टेक्निक का यूज़ किया जाता है उसे स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, मैटर की, जिस भी सैंपल की आप बात कर रहे हो उस मैटर की या सैंपल की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरण, विद्युत, इन दोनों की अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी साइंस की वह शाखा जिसमें द्रव्य या मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या विद्युत चुम्बकीय विकिरण के बीच होने वाली अंतर क्रिया का अध्ययन किया जाता है, उनके बीच होने वाले इंटरेक्शन का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, हर स्पेक्ट्रोस्कोपी काफ़ी टाइप की होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आपकी एक्सरेज स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये कहाँ से आ रहे हैं ये नाम आप लोगों के? तो इसके लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं। तो देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाम को गौर करो, किन दो वर्डों से मिलकर बनाए। क्या मैं ये नहीं बोल सकती, ये दो वर्ड विद्युत और चुम्बकीय, इसमें दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, इन दो से मिलकर बना है। यानी कि इसमें दो घटक होते हैं, विद्युत घटक और चुम्बकीय घटक, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरण में ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट है ना, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर कह लो कि ये एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इसी को बोलते हैं लंबवत, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर। और कभी यदि मैं जल्दी में इस 90 डिग्री बोलूँ, परपेंडिकुलर बोलूँ, पर साइन ये वाला लगा दूँ, तो समझ जाना ये साइन मैथमेटिक्स में परपेंडिकुलर का होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कि आपके पास 3 डायरेक्शन होती हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन, जो कि एक दूसरे के लंबवत होती हैं। इतना आप लोगों को पता होगा किस तरीके से होती हैं एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। देखो, अगर ये ब्लैक मार्कर जो है आपकी एक्स डायरेक्शन है इस तरीके से, तो वाई डायरेक्शन इसके 90 डिग्री पे मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, और जेड डायरेक्शन आपकी तरफ होगा इस तरीके से। ये जो डस्टर है ये प्लेन में नहीं होती है, ये प्लेन से बाहर की तरफ होती है। आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप यदि एक्स डायरेक्शन में विद्युत घटक को ले लो, जैसे मैं ब्लैक मार्कर से शो कर रही हूँ। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में आपने लिया, विद्युत घटक जा रहा है आपका एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से वेव की फॉर्म में, ये आपका हो गया विद्युत घटक। तो आपके पास एक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन है, वाई या जेड। हम सब लोगों ने एक साथ वाई डायरेक्शन को क्या मान लिया, चुम्बकीय, दूसरी चुम्बकीय घटक के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आपकी ये जो वाई डायरेक्शन है ना, इसमें जाएगा आपका क्या, चुम्बकीय घटक। हो गई एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसके साथ यहाँ पे एक और शर्त होती है कि ये विद्युत और चुम्बकीय घटक से मिलकर जो विकिरण बने हैं, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये इन दोनों के भी लंबवत संचरण करेंगे, संचरण की दिशा इनके भी लंबवत होगी। देखो किस तरीके से, यदि आपके एक्स डायरेक्शन में विद्युत घटक जा रहा है और वाई डायरेक्शन में आपका चुम्बकीय घटक जा रहा है, तो आपके इन दोनों से मिलकर बनने वाले विकिरण जो है जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे, संचरण करेंगे। ये सब कुछ ही एक दूसरे के लंबवत होता है। इतनी बात आप सब लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते कितने प्रकार के हैं।
नोट डाउन करना इन लोगों को, और जैसे मैं नोट डाउन करूँ ना वैसे ही आप लोग नोट डाउन करना, कोई भी ऑर्डर चेंज मत कर देना, क्योंकि वो एक फिक्स ऑर्डर होता है। देखिए किस तरीके से, सबसे पहले आप लोग लिखना, इसको भी हटा दो, देखो आएगा नहीं तो पूरा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे पहले लिखना कॉस्मिक एंड गामा रेज। इतनी हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी बोल भी रही हूँ, ठीक है। कॉस्मिक व गामा किरणें, आप सब लोगों में से जो भी एमएससी करने का सोच रहे हैं वो इंग्लिश में टर्म्स याद करना शुरू कर दें, क्योंकि एमएससी हिंदी में नहीं होती है। देखो दूसरे नंबर पर होती हैं आपकी एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विकिरण बोलो, किरण बोलो, रे बोलो, एक ही बात है। उसके बाद आता है आपकी विजिबल रेज, मतलब दृश्य विकिरण। उसके बाद आता है आपका इंफ्रारेड रेज, जिसको आप ये लोग बोलते हैं अवरक्त विकिरण। उसके बाद आप लोगों की आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हिंदी में भी माइक्रोवेव ही बोलते हैं, वो जो घरों में माइक्रोवेव यूज़ होता है ना, वही वाली विकिरण है ये, या बोलो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये माइक्रोवेव्स हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रेडियो वेव्स, इसको भी हिंदी में रेडियो वेव्स ही बोलते हैं, रेडियो विकिरण बोलो, रेडियो तरंग, सॉरी, ठीक है। इनको एज इट इज़ नोट डाउन करना। ये जो ऑर्डर है आपका ऊपर से नीचे जब आप जो जा रहे हो, ये एनर्जी का घटता हुआ क्रम है, या फिर बोलो ये आपके वेवलेंथ का, वेवलेंथ जिसको आप लोग बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, रिप्रेजेंट करते हो लैम्ब्डा से, उसका बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये एनर्जी और वेवलेंथ के बीच इस तरीके का रिलेशन किस तरीके से बना दिया मैंने, देखो आप लोग पढ़ते हैं कि एनर्जी आपकी बराबर होती है H इंटू न्यू के, ठीक है। अब यहाँ देखिए H क्या है, यहाँ पे आपका प्लांक कांस्टेंट, H आपका प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू भी आप लोग नोट डाउन कर लेना, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, नोट डाउन कर लेना ये वैल्यू, ठीक है। याद करनी है नहीं करनी है आप देख लो, याद करोगे तो अच्छी बात है। अभी से जब आप इन कॉन्स्टेंट्स को याद करना शुरू करोगे ना, तब जाके आपको सारे कॉन्स्टेंट्स याद होंगे। आप में से कुछ लोग जो भी एंट्रेंस देने वाले हो, आगे चल के नेट की तैयारी करने वाले हो, आप लोग सोचो अभी तो ये हमारे काम का नहीं है, बाद में जब आएगा तब हम एक साथ याद करेंगे, तो याद रखना तब याद तो कर लोगे, पर इतना इजीली याद नहीं रहेगा जितना इजीली आप अभी याद कर सकते हो, क्योंकि अभी आप लोगों के पास कोई भी प्रेशर नहीं है, और आप चाहो तो अभी से कंसेप्ट्स को क्लियर करके चलो। आप लोग केमिस्ट्री, जो भी आप लोगों में से केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड है ना, उन लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, वो क्या कि केमिस्ट्री में टॉपिक्स बढ़ते ही नहीं है, केमिस्ट्री में बस वो ब्रॉड एरिया होता चला जाता है। हाँ, हालांकि कुछ टॉपिक बढ़ते हैं, पर इतना नहीं होता कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा हुआ है वो कभी काम में ही नहीं आएगा। नेट में भी ये सारी चीज़ें हैं, नेट में भी, एमएससी में भी ये सारी चीज़ें हैं आपकी, बस थोड़ी ब्रॉड लेवल पर हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें भी पढ़ना, और आप लोग कंपटीशन देते हो लाइक फॉरेस्ट एग्ज़ाम, फॉरेस्ट ऑफिसर के लिए दोगे तो वहाँ भी यही केमिस्ट्री आती है आपकी,
जितनी भी हम लोग अभी तक केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं। तो यहाँ देखो H आपका हो गया प्लांक कांस्टेंट और न्यू बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को। अब कांस्टेंट है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं। अब यहाँ देखो यदि मैं न्यू को बढ़ाती जाऊँ तो क्या मेरी एनर्जी की वैल्यू नहीं बढ़ेगी? यानी कि अगर न्यू में जैसा भी चेंज होगा, यदि न्यू कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी और न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यदि आपको इस तरीके का कोई रिलेशन दिखाई देता है या फिर इस तरीके से बराबर में कोई इक्वेशन दिखाई देती है, मतलब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा घटता है, तो हम कहेंगे वो दोनों राशियां एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। आज के बाद से आप लोगों को ये समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के साइन लगाने आ जाने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c/λ, जहाँ पे c प्रकाश का वेग होता है और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। और लैम्बडा क्या हो गई आपकी? वेवलेंथ हो गई। अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कीजिए इस वाली इक्वेशन में, इसमें देखो तो आपके पास एनर्जी हो जाएगी H × c/λ। अगेन यहाँ पे H भी कांस्टेंट है आपका, C भी कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज़ में तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। लेकिन यदि मैं लैम्बडा को बढ़ाऊँ, ठीक है, तो मेरा एनर्जी कम होगी। देखो किस तरीके से, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो अभी देखो यहाँ से एक तरीके से मैंने मान लिया इस पूरे कांस्टेंट को एक नाम दे दिया K, और ये हो गया लैम्बडा, यानी SC को मैंने K नाम दे दिया, ये अगला कोई कांस्टेंट बना दिया मैंने। अब लैम्बडा की वैल्यू पहले 2 थी, तो एनर्जी होगी K/2। लैम्बडा की वैल्यू 4 रखी, यानी लैम्बडा फिर बढ़ा दिया तो एनर्जी हो गई K/4, यानी पहले एनर्जी हाफ थी K की, अब 1/4 हो गई। कम हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब लैम्बडा के बढ़ने से एनर्जी कम हो रही है, और यदि लैम्बडा को कम करूँ तो एनर्जी मेरी बढ़ जाएगी। और इस तरीके का रिलेशन आपको यदि दिखाई दे, यानी कि एक के बढ़ने से दूसरा कम हो या एक के घटने से दूसरा बढ़े, तो उस कंडीशन में आप लोग बोलोगे कि एनर्जी और तरंग दैर्ध्य यानी वो दो प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। ये चीज़ें आपको आगे तक याद रहनी चाहिए। आपकी समानुपाती का साइन कब लगाते हैं और व्युत्क्रमानुपाती का साइन कब लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ ऊपर से नीचे जाने पे एनर्जी घट रही है तो वेवलेंथ क्या होगी आपकी? बढ़ेगी। ठीक है, ये आपका इस तरीके से मैंने बनाया है। अब यदि आपकी एक्सरेज पड़ती हैं किसी सैंपल पे तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोल दोगे एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर अल्ट्रावायलेट यूवी विकिरण पड़ते हैं तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोल दोगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इंफ्रारेड पड़ती हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल दोगे। इंफ्रारेड को शॉर्ट में आईआर बोलते हैं ना अपन, तो यदि आईआर विकिरण पढ़ने लगें तो उसको बोल देंगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव विकिरण पढ़ें तो उसको बोलेंगे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और रेडियो वेव्स पढ़ें तो इसी को बोलेंगे रेडियो वेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इसी का दूसरा नाम इसमें होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट और विजिबल की इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है ना, तो इसको अपन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक तो जो विकिरण है उनके ऊपर नाम होता है, दूसरा जो इनका नाम होता है ना कि उसके अंदर क्या काम हो रहा है उसके ऊपर इनका नाम होता है। इसका नाम होता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक बार इनको नोट डाउन कर लेना, जैसे जैसे हम आगे डिटेल में इनके ऊपर स्टडी करेंगे आप लोग ये चीज़ें भी समझने लगोगे। इसको बोलेंगे अपन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, अब स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप लोग सीखो कि स्पेक्ट्रोस्कोपी भी ना दो तरीके की होती है आपकी, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी और अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो क्या होती है ये उत्सर्जन और अवशोषण, अभी हम लोग वो देखते हैं। पहले आप लोग ये नोट डाउन करना अपनी कॉपी में, उसके बाद इस वीडियो में आगे बढ़ना। देखो
हाँ देखिए, मैंने आपको बोला स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा आपका होता है अब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इंग्लिश में जिसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ देखो क्या होते हैं ये उत्सर्जन और अवशोषण। उत्सर्जन में क्या हो रहा है, कुछ भी विकिरण जो होंगे उनका उत्सर्जन हो रहा होगा, वो बाहर निकल रहे होंगे। आप लोग बताओ किसी भी चीज़ में से उत्सर्जन कब होगा? ऐसे होने लगेगा क्या बैठा बैठा वो मैं बोलूँ कि मैंने बाहर से कोई एनर्जी दी नहीं है, उसके पास एनर्जी है नहीं, आप लोगों में कोई भी ऊर्जा नहीं है, आप लोग बहुत शांत बैठे हुए, उसके बाद भी आप लोग ऊधम कर पाओगे क्या? आपके ऊधम को बोलते हैं उत्सर्जन। नहीं करोगे ना, आप यहाँ से वहाँ नहीं भागोगे, आप लोग कोई भी एनर्जी का इमिशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई एनर्जी है ही नहीं। तो इसके उत्सर्जन के अंदर क्या करेंगे, जो अपना सैंपल है ना, उस सैंपल को पहले अपन करेंगे गरम। ठीक है, सैंपल को गर्म करने से क्या हुआ, उसकी हीट बढ़ गई, उसमें ऊर्जा बढ़ गई। अब ये ऊष्मा जब निकलती है ना बाहर, तो ये विकिरण की फॉर्म में निकलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में निकलती है। जस्ट लाइक सन, सूरज में क्या होता है, सूरज इतना गर्म आपको लगता है क्योंकि उसमें हर तरीके की तरंग दैर्ध्य के विकिरण हमेशा निकलते रहते हैं, उसकी ऊष्मा इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है। हर टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वहाँ पे आपको मिलेंगे। और जब इन विकिरणों की जब अपन स्टडी करेंगे, ठीक है, और जो हमको स्पेक्ट्रम मिलने वाला है उसको बोलेंगे अपन क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी। जबकि अवशोषण के अंदर क्या होगा, अवशोषण में जो आपका सैंपल है उस पर डायरेक्ट कोई विकिरण डाले जाएंगे, बाहर से डायरेक्ट कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाले जाएंगे, उनका ये एब्जॉर्प्शन करेगा, इन विकिरणों का ये सैंपल एब्जॉर्प्शन करेगा, अवशोषण करेगा, और अवशोषण के बाद जो बचे हुए शेष विकिरण हैं, कुछ मैंने यहाँ पे बहुत सारे विकिरण डाले, उनमें से कुछ विकिरणों का यहाँ अवशोषण सैंपल ने कर लिया, बचे हुए जो विकिरण होंगे वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, और इन बचे हुए विकिरणों की जब हम स्टडी करते हैं तो उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। उत्सर्जन के लिए पहले उसको मैं गर्म करूँगी क्योंकि मुझे उसमें से विकिरण निकालने हैं, और अवशोषण के लिए मैं उससे डायरेक्ट विकिरण दूंगी जिससे उनका अवशोषण हो जाए। यहाँ पे है ना, हम इनके स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि ये जो स्टडी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी यहाँ पे जिस एपरेटस का यूज़ करते हैं उसे कहते हैं हम स्पेक्ट्रोमीटर। तो इस स्पेक्ट्रोमीटर के विभिन्न जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन है, बेसिक फीचर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी हम साथ ही साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से भाग यूज़ होते हैं। उत्सर्जन और अवशोषण पूरा एक जैसा स्पेक्ट्रोमीटर चलेगा, बस एक जगह पे डिफरेंस आएगा, वो कौन सा आएगा, जहाँ पे ये वाला काम होगा। ठीक है, शुरुआत वाले भाग में चेंज आएगा। देखो किस तरीके से आता है वो हम सामने साथ के साथ देखते हैं जिससे आपको समझ आए। सबसे पहले मैं आपको अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी का बता देती हूँ। देखो, अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैंने ले लिया सैंपल मेरा, इस सैंपल को मैंने सैंपल ट्यूब में लिया हुआ है, सैंपल मेरा सैंपल ट्यूब के अंदर है। इसके ऊपर मैंने बाहर सोर्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से रेडिएशंस को डाल दिया। यही तो कहा था, सैंपल अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो है पहले सोर्स से सीधे मैं विकिरण उसको दूंगी। अब यहाँ पे अवशोषण हो गया, अवशोषण होने के बाद यहाँ से बचे हुए विकिरण बाहर निकले। अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लो साथ के साथ, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब और मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब, ठीक है, नोट डाउन कर लेना। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब होगा
कि उस लाइट में विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरण मौजूद होंगे, विभिन्न तरंग दैर्ध्य के विकिरण मौजूद होंगे। इसका एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था, सूरज था, विकिरण मौजूद होंगे, ठीक है। जबकि मोनोक्रोमेटिक नाम बता रहा है, मोनो कब यूज़ करते हैं अपन, जब एक हो, तो इसमें एक ही तरंग दैर्ध्य के विकिरण प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखो, जब मैंने सैंपल को यहाँ पे दे दिए, विकिरण दे दिए, इसने अवशोषण कर लिया, अवशोषण के बाद बचे हुए रेडिएशंस निकले, तो इन रेडिएशंस में भी एक ही टाइप के विकिरण नहीं होते, ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यदि मैंने सोर्स से मान लो केवल विजिबल लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो एक ही टाइप के तो तरंग दैर्ध्य के विकिरण निकले, इसमें डिफरेंट टाइप के कैसे हुए? तो आप आ जाओ अपनी पुरानी क्लासेस पे, जहाँ आप पढ़ते थे कि जब मैं वाइट लाइट को किसी प्रिज्म पे डालती हूँ, ये मेरी वाइट लाइट है, यानी विजिबल लाइट में से मैंने वाइट लाइट ली है, इसे जब मैं किसी स्पेक्ट्रम प्रिज्म पे डालती हूँ तो ये भी 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विबग्योर और आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब कहाँ रही एक जैसी तरंग दैर्ध्य? इसमें नहीं रही ना, इसमें भी वही होता है, ऊपर से नीचे जाने पे तरंग दैर्ध्य बढ़ती है, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ है, वॉयलेट कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो निकलने वाली जो शेष विकिरण हैं उनमें बाकी 6 कलर तो मौजूद हैं, और इन 6 कलर की तरंग दैर्ध्य सेम है क्या? बिल्कुल भी सेम नहीं है। इसका मतलब निकलने वाली तरंग दैर्ध्य निकलने वाले विकिरण आपके पॉलीक्रोमेटिक हुए, और ये विकिरण मेरे किसी काम के नहीं है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट मेरे किसी काम की नहीं होती है, मुझे इसे मोनोक्रोमेटिक में बदलना है, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी किसका? मोनोक्रोमेटर का। मोनोक्रोमेटर क्या करेगा? मोनोक्रोमेटर इस पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसका जो सिद्धांत होता है ना, इसमें या तो प्रिज्म का यूज़ होता है या ग्रेटिंग का यूज़ होता है। इतना डिटेल में अपने को नहीं जाना है। अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर में मैथ्स वालों ने विवर्तन ग्रेटिंग का एग्जाम प्रैक्टिकल किया है तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रेटिंग वाले में किस तरीके से हम वो 7 लाइनें अपने को मिलती हैं उस प्रैक्टिकल में। इसी तरीके से 7 लाइन मिलती हैं अपने को, और हम किसी एक लाइन पे फोकस करके अपनी स्टडी करते हैं। वही सिद्धांत यहाँ का होता है, हम पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में बदल देते हैं। इतना डिटेलिंग में आपको नहीं जाना है। यहाँ से मुझे मोनोक्रोमेटिक लाइट मिली, और ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है ये जाएगी किस में? संसूचक होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन। 1 मिनट, अभी से इंग्लिश में देख के बताती हूँ, और ये फिर उसके बाद जाएगी रिकॉर्डर में। 2 मिनट रुको बस। डिटेक्टर, संसूचक को इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिटेक्टर, ठीक है। मोनोक्रोमेटर से आपकी लाइट जाएगी डिटेक्टर में। डिटेक्टर क्या करेगा? यहाँ से ये जो विकिरण ऊर्जा आपको मिल रही है, इस विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। संसूचक आपका विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा, और यहाँ विद्युत ऊर्जा में बदलने के बाद ये जो है आपके रिकॉर्डर में जाएगी। रिकॉर्डर में क्या होगा? आपको ग्राफ मिल जाएगा, जो भी आप स्टडी कर रहे हो उसका आपको ग्राफ मिल जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन स्पेक्ट्रम। आपको ये क्लियर होगा आपके। अब यहाँ पे आप लोग एक बात बताओ मुझे, यदि मैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करती हूँ तो यहाँ पे बस एक छोटा सा चेंज होगा, और वो छोटा सा चेंज क्या होगा? यहाँ मैं कोई भी सोर्स नहीं लूँगी, सोर्स की जगह पे सीधे से मैं क्या करूँगी? गर्म करूँगी, ठीक है। यही तो बोला था, अगर उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी में बस मैं इसे गर्म करूँगी और अवशोषण में सीधे सोर्स को लगाऊंगी। तो आप लोग मेरी तरीके से मत करना कि बस उसको साफ कर दो, वहाँ से रब कर दो और कहो कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हो गया। हालांकि आप केवल एग्जाम में यदि एक क्वेश्चन आता है तो बस अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ही काम कर देना, पर अपनी कॉपी में फ्यूचर के लिए याद रखने के लिए दोनों डायग्राम्स बना देना। अवशोषण के लिए जहाँ पे मैंने यहाँ सोर्स बनाया था कि सोर्स से दी थी, ठीक है, और उत्सर्जन के लिए ये यहाँ से इसको गर्म कर देना। इससे क्या होगा? ये डायग्राम देखते ही ना आपको पूरा उत्सर्जन अवशोषण क्लियर हो जाएगा, पर एक ही डायग्राम में मत करना ये सारे काम, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि कितने अपना जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स कौन से होते हैं।
इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो देखना है बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। देखो आज हम इसकी बॉर्न ओपेनहीमर की थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। कल के वीडियो में मैं आपको इसका डायग्राम भी समझा दूंगी क्या होता है बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। देखो हेडिंग डालना आप सभी लोग अपनी कॉपी में, बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। इंग्लिश वाले लिखना बॉर्न ओपेनहीमर एप्रोक्सीमेशन। अब यहाँ पे मेरी एक बात को ध्यान रखना आप लोगों में से जिन भी लोगों ने मेरी लाइव क्लासेस ली है इन सभी मैटर्स के ऊपर, और वहाँ पे यदि मैंने आपको कुछ चीज़ें लिखाई है ना तो उनको अपने नोट के साथ नोट डाउन कर लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस में कुछ चीज़ें अपन लोग जो पढ़ रहे हैं वो अभी मेरे को क्या पता पढ़ाते पढ़ाते याद ना आए, वो आप लोगों के क्वेश्चन हो। मैक्सिमम मैंने कवर किया है, आपके जो उस टाइम क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनको भी कवर किया है, पर बाय चांस रह जाए पर आपने उस टाइम नोट डाउन किया था तो उनको भी इन सब के साथ जोड़ लेना, ठीक है। अब देखो बॉर्न ओपन सन्निकटन क्या होता है। बॉर्न ओपन, पहले इक्वेशन पढ़ते हैं कि बॉर्न ओपेनहीमर समीकरण क्या है। बॉर्न ओपेनहीमर समीकरण, आज इसके बारे में बहुत थोड़ा सा ही हो पाएगा, उसके बाद कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो बॉर्न ओपेनहीमर समीकरण, बॉर्न ओपेनहीमर ने कहा था कि किसी भी अणु की जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, उसे मैं उसकी डिफरेंट एनर्जी के योग के बराबर मान सकता हूँ। बॉर्न ओपेनहीमर ने कहा था, मैंने नहीं कहा था, कि किसी भी अणु की जो टोटल एनर्जी है उसे उसकी डिफरेंट एनर्जी के योग के बराबर माना जा सकता है। ई ट्रांसलेशनल प्लस ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ पे इस इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे इन सबको अलग अलग डिफाइन कर देते हैं, वेयर ई टी इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल एनर्जी, हिंदी में जिसे बोलते हैं स्थानांतरण ऊर्जा, ई आर का मतलब होता है रोटेशनल एनर्जी, जिसको कहते हैं अपन घूर्णन ऊर्जा। थर्ड नंबर पर आपका है वाइब्रेशनल एनर्जी, जिसको कहते हैं अपन लोग कंपन ऊर्जा। और फोर्थ नंबर पर आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जिसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन सी ऊर्जा कौन सी होती है। हालांकि आप लोग जानते हैं पर फिर भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक बार मैं नीचे का आपका सारा नहीं आ रहा है तो मैं इसको, चलो मैं बोल देती हूँ। नीचे जो मैंने आपका लिखा है ये इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा है, हिंदी में इसको मैंने लिखा है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्थानांतरण ऊर्जा क्या होती है। स्थानांतरण ऊर्जा में आपका पूरा मॉलिक्यूल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाएगा। स्थानांतरण, जगह का स्थानांतरण हो गया, कहते हैं ना ट्रांसफ़र हो गया, एक जगह से दूसरी जगह पे यदि स्थानांतरण हो रहा है उसके लिए जो उसमें ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे हम क्या, ट्रांसलेशनल एनर्जी। अब यदि आपका मॉलिक्यूल रोटेट भी करने लगे तो रोटेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे बोलेंगे अपन रोटेशनल एनर्जी।
अगर आपका मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है, अपनी साम्य स्थिति से इधर उधर कंपन कर रहा है, तो कंपन के लिए जो ऊर्जा होगी उसे बोलेंगे कंपन ऊर्जा, और इंग्लिश में से बोलेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। और जिस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना कक्षकों में, तो कक्षकों में जब फिल करते हो तो उनसे एक एनर्जी असाइन हो जाती है। इसी तरीके से जब अणु कक्षकों में जब आप एनर्जी भरते हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्सों को भरने की वजह से जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। और इन एनर्जी के बीच में उसने क्या रिलेशन बताया था कि ई ट्रांसलेशनल, ई इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज़्यादा होता है, फिर ई वाइब्रेशनल, फिर ई रोटेशनल, और सबसे कम आता है आपका ई ट्रांसलेशनल। ठीक है, यहाँ पे एक और बात उसने बताई थी कि एक तो ट्रांसलेशनल एनर्जी का मान आपका कम हो गया, काफ़ी कम हो गया, ठीक है, और दूसरी ये आपकी क्वांटीकृत भी नहीं होती, दूसरी आपकी ये क्वांटीकृत भी नहीं होती। क्वांटीकरण का, क्वांटिसाइज का मतलब होता है किसी एक निश्चित मान के पूर्णगुणज होना। जैसे आप लोग बोलते थे कि आपका कोणीय संवेग जो है, आपका कोणीय संवेग NH/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है, बोलते थे ना, आपने नहीं बोला था, कह रही है ये बोला था बोर ने, कि कोणीय संवेग NH/2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब यहाँ पे H/2 पाई जो है आपका एक कांस्टेंट हो गया, और n का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूर्ण गुणज हो गया, यानी कि होल मल्टीपल होता है। इसी तरीके की राशि को हम बोलते हैं क्वांटिसाइज्ड क्वांटिटी। तो उन्होंने बताया कि आपकी ट्रांसलेशनल एनर्जी का मान एक तो काफ़ी कम होता है, दूसरी ये क्वांटीकृत भी नहीं होती, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन में से हटा सकते हैं। हटा दो, फिर हटाने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, देखो, हटाने के बाद आपके पास एनर्जी रह जाएगी ई टोटल इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई रोटेशनल प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई इलेक्ट्रॉनिक, और इस इक्वेशन को नाम दे देना इक्वेशन नंबर 2। और अभी बस आपके पास इक्वेशन आई है, और इस इक्वेशन को कहते हैं बॉर्न-ओपेनहीमर समीकरण। ठीक है, अब उसने ये सारी चीज़ें देख ली, इसके बाद उसने इनके बीच में अंतर भी निकाला कि यदि मेरी एनर्जी में अंतर आता है तो टोटल एनर्जी में जो होने वाला जो अंतर है ना, इन तीनों में अलग अलग होने वाले अंतरों के योग के बराबर होगा। देखो मैं ये जो बोल रही हूँ, तीनों में होने वाले अंतर के योग के बराबर होगा। यहाँ पे ये जो डेल्टा है ना, ये जो साइन बना है इसको बोलते हैं डेल्टा, और इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, यानी कि डिफरेंस किस तरीके से, फाइनल माइनस, ये चीज़ हम थोड़ी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ देखो कि रोटेशनल आपकी टोटल एनर्जी में जो अंतर होगा वो अलग अलग ऊर्जाओं के अंतर के योग के बराबर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे जब उसने इन तीनों में रिलेशन देखा कि इन तीनों ऊर्जाओं के अंतर में क्या संबंध है, तो उसने पाया कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में अंतर वाइब्रेशनल ऊर्जा में अंतर के 10⁻³ के बराबर होता है, और रोटेशनल ऊर्जा में अंतर के 10⁻6 के बराबर होता है। ये 10⁻³ है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग मुझे एक चीज़ देख के बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा और वाइब्रेशनल ऊर्जा के अंतर में कौन बड़ा हो गया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा बड़ा हो गया, क्योंकि आप इस चीज़ को देखें तो ये आपके पास इस तरीके से दिया हुआ है, और इसको आप बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अपॉन वाइब्रेशनल ऊर्जा में अंतर बराबर 10⁻³। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में अंतर वाइब्रेशनल ऊर्जा में अंतर से 10⁻³ गुना ज़्यादा है, 1000 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में अंतर वाइब्रेशनल ऊर्जा से बहुत ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ रोटेशनल के केस में भी ये तो 10⁻6 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा रोटेशनल ऊर्जा से भी बड़ी हो गई, और यहाँ पे वाइब्रेशनल ऊर्जा भी रोटेशनल ऊर्जा से बड़ी हो गई। देखो किस तरीके से वाइब्रेशनल ऊर्जा के और इनके बीच में ये संबंध दिया हुआ है,
यहाँ से देखिए आपके पास वाइब्रेशनल ऊर्जा में अंतर अपॉन रोटेशनल ऊर्जा में अंतर आएगा 10⁻6/10⁻3। ओवरऑल आपके पास ये हो गया 10⁻3, यानी कि ये भी 1000 गुना ज़्यादा हो गया, यानी कि वाइब्रेशनल ऊर्जा में अंतर भी रोटेशनल ऊर्जा से ज़्यादा हो गया। और ये अंतर कोई छोटा मोटा नहीं है, 1000 गुना का अंतर आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ये वही अंतर है जो आप में और अंबानी में है, ठीक है। एनर्जीज के लिए ये वही अंतर है जो आपके और अंबानी के बीच में है। तो उसने पाया कि ये इतना ज़्यादा अंतर हो गया, तो यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दे दिया जिसी को बोलते हैं अपन क्या, बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। तो वो स्टेटमेंट आप लोग मेरे साथ नोट करना कि उसने कहा कि इनकी ऊर्जाओं के बीच में इतना ज़्यादा अंतर होता है, इनके ऊर्जा के अंतर बोल लो या एनर्जी डिफरेंस में इतना ज़्यादा अंतर होता है कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। इसका मतलब यदि कहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा होगा तो वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, और कहीं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हो रहे हैं तो वो रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, स्वतंत्र रूप से संपन्न होते रहेंगे, स्वतंत्र रूप से वो ट्रांजिशन संपन्न होते रहेंगे। और इसी को कहते हैं अपन क्या, बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना कि ऊर्जाओं में इतना अधिक अंतर होता है कि ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते और स्वतंत्र रूप से संपन्न होते हैं, इसी को बॉर्न ओपेनहीमर सन्निकटन कहते हैं। और इसके लिए उसने क्या रीज़न बताया, रीज़न भी बताया था साथ में, देखो कि ये जितने भी ट्रांजिशन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ, कोई भी ट्रांजिशन हुआ, ये इतनी तेज़ी से होते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता कि उनकी बंद लंबाई में कोई भी चेंज आए। यदि रोटेशन हो, वाइब्रेशन हो, ये सब इतनी तेज़ी से होते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता बंद लंबाई में कोई परिवर्तन आए, जिसकी वजह से इनमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं आती है। ये सभी लोगों को क्लियर है। अब यहाँ से देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बोला कि उसने ट्रांसलेशनल एनर्जी को हटा दिया था क्योंकि वो क्वांटीकृत नहीं थी। तो दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकती हूँ कि बाकी की बची हुई तीनों जो ऊर्जाएं हैं आपकी क्वांटीकृत होंगी। तो क्वांटीकृत है तो उनके मान भी नोट डाउन कर लीजिए। भाई हर चीज़ का प्रूफ होना चाहिए ना, जब तक हमें प्रूफ मिल सके तब तक प्रूफ रखें अपने पास। देखो सबसे पहले लिखना कि रोटेशनल एनर्जी जो होती है आपकी बराबर होती है BJ+1। ये फॉर्मूला आपकी मैं पूरा डेरिवेशन है इसका, तो अभी तो बस आप इसकी वैल्यू याद कर लो कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स की ऊर्जा आपकी BJ+1 के बराबर होती है, जहाँ पे B आपका रोटेशनल कांस्टेंट होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं घूर्णन स्थिरांक, और J आपका होता है घूर्णन क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या। इंग्लिश में लिखना रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। यहाँ पे देखो आप लोग B मेरा कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब B कांस्टेंट हो गया तो मैं ये नहीं कह सकती क्या मेरी रोटेशनल एनर्जी किसी निश्चित मान के पूर्ण गुणज के बराबर होगी, क्योंकि ये जो J वैल्यू होती है आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 इस तरीके से कोई इंटीजर्स होते हैं ये, ठीक है। इसके बाद वाइब्रेशनल एनर्जी देखें, वाइब्रेशनल एनर्जी कितनी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू नोट डाउन करना V+1/2h², जहाँ पे V आपका होता है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, हिंदी में लिखना कंपन क्वांटम संख्या, कंपन क्वांटम संख्या। और इसकी वैल्यू भी शुरू होती है आपकी 0, 1, 2, 3, ठीक है।
इसका मतलब देखिए मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी किसी निश्चित मान के पूर्ण गुणज हो गई, इसका मतलब वाइब्रेशनल एनर्जी भी मेरी क्वांटिसाइज्ड हो गई। उसके बाद आप लोग इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा भी नोट डाउन करना, इससे मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आपकी होती है -2π² e⁴/4/h² इंटू Z²/n²। ठीक है, जहाँ पे n आपका होता है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और हिंदी में लिखना मुख्य क्वांटम संख्या। हिंदी में आप लोग इसे नोट डाउन करना, मुख्य क्वांटम संख्या। और इसकी वैल्यू शुरू होती है आपकी n = 1 2 3, यानी कि ये भी पूर्ण इंटीजर नंबर हो गए। तो आप लोग देखो Z क्या होता है आपका, परमाणु क्रमांक होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है, ये भी फिक्स होता है। तो मैं नहीं बोल सकती क्या मेरी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा जो है किसी निश्चित मान के पूर्ण गुणज के बराबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा आपकी क्वांटिसाइज्ड होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1-2 टर्म्स और सीख गए आज की क्लास में कि ये सतत और विविक्त का क्या चक्कर होता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कभी आप बोल देते ऊर्जा स्तर सतत हैं, कभी आप लोग बोल देते ऊर्जा स्तर विविक्त हैं। क्या मतलब होता है, सतत को इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूअस और विविक्त को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। देखो क्या होता है ये आप लोग नोट डाउन कर लेना। मैंने देखो एग्जाम्पल ले लेना है रोटेशन का ही। आपके पास मैंने रोटेशनल एनर्जी लिखी है BJJ+1। यहाँ से समझें इस बात को। मैंने कहा किसी भी कारण से आपकी रोटेशनल एनर्जी बढ़ गई और बढ़ने के बाद यानी आपकी अब रोटेशनल एनर्जी बढ़ गई है और बढ़ने के बाद ये एनर्जी हो गई है ER'। अब B तो मेरा कांस्टेंट है। अब यहाँ मैं अभी एक ही मॉलिक्यूल की बात कर रही हूँ, मेरा मॉलिक्यूल चेंज नहीं हुआ है, उस मॉलिक्यूल के लिए ही रोटेशनल एनर्जी बढ़ गई है। तो B तो कांस्टेंट है, तो अभी भी B तो वही रहने वाला है। चेंज होगा किसमें, अब मेरे J वैल्यू चेंज हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए B आपका कांस्टेंट है और ये सीधे दिया हुआ है, इसका मतलब J बढ़ेगा तभी तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। आप ये बात बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। इसका मतलब यदि आपकी एनर्जी बढ़ रही है तो आप लोग बोलोगे J वैल्यू बढ़ रही है रोटेशनल में। J वैल्यू आपकी कैसी थी, पूर्ण इंटीजर थी। J वैल्यू का मान कैसा था, 0 1 2 3 4 इस तरीके से था। इसका मतलब यदि वैल्यू बढ़ेगी तो इंटीजर फॉर्म में बढ़ेगी, ऐसा नहीं होगा आपको एक के बाद 1.1 वाला भी एनर्जी लेवल मिल रहा है, 1.1 2 3 4 ऐसे एनर्जी लेवल मिल रहे हैं और फिर 2 आ रहा है, आपको सीधे एक के बाद दूसरा एनर्जी लेवल ही मिलेगा। यानी कि यदि पहले एनर्जी लेवल की एनर्जी, तो जैसे E1 की एनर्जी मैं निकालूँ कितनी आएगी, 2 भी आएगी, वहाँ J की वैल्यू 1 पुट करना और E2 की वैल्यू आपको डायरेक्ट क्या मिलेगी, 6B मिलेगी। किस तरीके से आई है ये, B × 2 × 2 + 1 इस तरीके से। ठीक है, आपको 2B और 6B के बीच में कुछ भी नहीं मिला है, इतना ज़्यादा गैप आ गया, इस एनर्जी को बोलते हैं। जब आपको इस तरीके से एनर्जी लेवल्स मिले ना कि पहला इसमें देखो 0 एनर्जी लेवल 0 पे मिलेगा, पहला एनर्जी लेवल 2B पे मिलेगा और फिर 6B पे, तो इनके बीच में और कोई एनर्जी लेवल नहीं आ रहा है, यहाँ गैप आ रहा है। इस तरीके के ऊर्जा लेवल को बोलते हैं अपन कौन से ऊर्जा लेवल, डिसकंटिन्यूअस ऊर्जा लेवल या विविक्त ऊर्जा स्तर। ठीक है, और यदि ऐसा ना हो के आपको हर एक मान के लिए एनर्जी मिलती है, यानी कि जैसे सूरज में होता है, मैं वहाँ बार बार आपको बोल रही थी कि हर एक एनर्जी के विकिरण वहाँ निकलेंगे, तो उससे जब आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा या फिर उससे जो आपके पास एनर्जी लेवल आने वाले हैं वो होंगे आपके सतत एनर्जी लेवल। सतत एनर्जी लेवल में इस तरीके का ग्राफ आता है, वहीं कहीं नहीं करता। जैसे आप लोग ध्यान करो, जब हम साइन और कॉस पढ़ते थे तो कहते थे वहाँ आपको कंटिन्यूअस ग्राफ आता है, कहीं पर भी नहीं टूटता, इसी तरीके से पढ़ते थे। और वहीं जब टेन का या कॉट का कर्व पढ़ते थे तो वो कुछ इस तरीके से होता था, तो यहाँ पे ये कर्व टूट गया, देखो सेम नहीं है ना, तो इस तरीके के कर्व को बोलते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस कर्व। देखो ये शायद बाहर गया, यहाँ देखो साइन का जो कर्व आता है आपका इस तरीके से आता है,
इस तरीके से देखो, इस तरीके से ये कहीं पे भी नहीं टूटता है। वहीं आप यदि tan के कर्व की बात करें ना, तो tan का कर्व आपका इस तरीके से आता है, यहाँ पे ये वैल्यू टूट गई, या इसके कर्व को बोलते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस कर्व या विविक्त, और इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। तो यदि आपको कंटिन्यूअस एनर्जी मिलती है हर एक मान पे, देखो हर एक मान पे आपको एनर्जी मिल रही है, कोई भी मान ऐसा नहीं है जहाँ पे एनर्जी नहीं मिल रही है। लेकिन यहाँ पे इस वाले मान पे तो कोई एनर्जी है ही नहीं, इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट डिफाइन ही नहीं होता, तो इसको बोलते हैं अपन डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल। और इसी तरीके से हमारी जितनी भी मैंने आपको एनर्जी बताई है ना, चाहे रोटेशन हो, चाहे वाइब्रेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक, ये सभी ऊर्जा स्तर आपके विविक्त ऊर्जा स्तर होते हैं, डिसकंटिन्यूअस एनर्जी लेवल होते हैं। ठीक है, कल हम लोग इसमें आगे डायग्राम देखेंगे कि इतनी सारी थ्योरी उसने बताई कि ये इस तरीके से एनर्जी होती है, ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करती है, ये विविक्त होते हैं। तो इससे उन्होंने ना एक डायग्राम बनाया, वो डायग्राम देखेंगे और वहाँ से सीखेंगे हम लोग कि कैसे, कब आपकी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलेगी, कब आपकी वाइब्रेशनल मिलेगी और कब आपकी इलेक्ट्रॉनिक मिलेगी, और मैंने वहाँ इनको यही नाम क्यों दिया है। तब तक आप लोग इन सबको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है।